सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204। सबसे पहले तो बेटा कंपनीज एक्ट का स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ कंफ्यूज मत करना। स्टैट्यूटरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, कंपनी का अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगते हैं। ये सेक्रेटरी का जो कामकाज है उसके हिसाब से सेक्रेटरियल ऑडिट हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर सेक्शन 204। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। सबसे पहले ये एक ऐसा ऑडिट है जो कंप्लायंस, देखो आप पिछले वीडियोस में भी देखोगे तो हर जगह कंप्लायंस। अभी हेलमेट कंपलसरी है लेकिन बहुत लोग पहनते नहीं है, तो कंप्लायंस कायदा लागू हो इसलिए ट्रैफिक पुलिस जगह जगह खड़ी रहती है, आपको पकड़ लेती है, 500-1000 रुपए का पेनल्टी लगाती है। सो ये कंप्लायंस ही तो है ताकि आरटीओ के जो कायदे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कायदे लागू हो सके। तो उसी प्रकार से कंपनीज एक्ट ही नहीं दूसरे इकोनॉमिक लॉज भी है, मर्केंटाइल लॉज भी है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो, कस्टम्स एक्ट 1962 हो, स्टैंप एक्ट 1899 हो। बहुत सारे कायदे हैं जो कंपनी पे लागू होते हैं। कस्टम्स एक्ट 62, जीएसटी के अपने एक्ट है। सो ये ऑडिट इट्स नथिंग बट चेकिंग बाय द ऑडिटर विच हु इज अ सीएस कि कंपनी ने जो कंपनीज एक्ट और दूसरे करस्पॉन्डिंग एक्ट्स के कंप्लायंस या कायदा माना है, फॉलो किया है, इंप्लीमेंट किया है या एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहले तो एक प्रकार का गवर्नमेंट मॉनिटर करता है, चेक करता है कि जो कंप्लायंस है, जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या पूरा किया गया है कि नहीं। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा ऑडिट करके होता क्या है। अभी क्या होता है, कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहां पे उसके पहले एक एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है शेयरहोल्डर्स को। उसमें ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट के भी पॉइंट्स निकलते हैं। सेक्रेटरी जो है, कंपनी सेक्रेटरी जिसने ऑडिट किया है, उसने लिखा होगा कि कंपनी ने कुछ रिटर्न्स डिले किया, तो एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर से पूछा जाता है। इनफैक्ट मैंने जो मीटिंग अटेंड किए थे उसमें कंपनी ने खुद से बताया था कि भाई ऑडिट में पॉइंट आया था कि हमने कुछ रिटर्न्स की देरी कर दी, हम केयर ले रहे हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो कंपनी को जवाब देना पड़ता है कि क्यों कंप्लायंस नहीं हुआ। अच्छा, इसका फायदा ऐसे होता है कि गवर्नमेंट को सबको बंदूक के नोक पे करने की जरूरत नहीं है। भाई कायदा है, शेयर होल्डर ही सवाल पूछेंगे और आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टी भी बैठेगा, है ना। तो एक प्रकार का मैकेनिज्म है टू मॉनिटर कंप्लायंस। दूसरा, कुछ एरर हुआ है, मिस्टेक हुआ है, गलत जगह पे गलत रिटर्न, आप रिटर्न के नंबर्स होते हैं, फॉर्मेट होता है, कंटेंट रहता है, नंबर्स रहता है, सिग्नेचर्स रहता है, आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भेजते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के चांस रहते हैं। तो आप उसको करेक्ट करो। जैसे इनकम टैक्स में गलती होगी तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, वैसे आप जब भेजते हो तो केयर लो, और कुछ मिस्टेक्स हुए तो ऑडिटर पकड़ता है कि आपसे गलती हुई है। और फिर अच्छा, कायदा बहुत क्लियर है, आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं रखा तो 50,000 का फाइन है, रिटर्न नहीं सबमिट किया तो उसके पेनल्टीज है, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार के पास तो उसमें पेनल्टीज है, मिनट्स मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर नहीं बनाया तो उसके पेनल्टीज है। सो बोलने का तात्पर्य है कि नॉन कंप्लायंस, आपने जैसे हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपया या कुछ जगह पे 1000 रुपए के फाइन है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फाइन है। तो रिस्क और लॉसेस जो है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस कंपनी को कितना लगा,
क्यों फॉलो नहीं किया गया, इसका जवाब कंपनी को देना पड़ता है। सो और एक प्रकार का स्टेक होल्डर, मतलब मैं शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे पता है, डायरेक्टर को मैं पूछ सकता हूँ कि सेक्रेटरी ऑडिट में पॉइंट निकला, ऐसा क्यों हुआ। सो मैनेजमेंट रेगुलेटर, अल्टीमेटली मैनेजमेंट को जवाब देना है कि क्यों गलती हुई मैनेजमेंट से। यदि पॉइंट निकला है ऑडिट में कि कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि भाई कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो एम्प्लॉय में दूसरी सेक्रेटरी हो सकती है, बट कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, ये कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। और इस बार जवाब तो दे दिया, लेकिन कंपनी को पता चल गया है कि नाम भी खराब होता है, तो अगली बार ऐसे गलतियां ना हो, ठीक। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हो। यदि आपने कंपनी चालू किया और सब बराबर चल रहा है, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सीधी बात है ना, आप सिग्नल नहीं तोड़ रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप हेलमेट पहन रहे हो, आप ट्रिपल सीट नहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी पीयूसी कंप्लायंट है, ठीक है ना, आपके पास इंश्योरेंस है गाड़ी में, आपको किसी पुलिस ने पकड़ा तो भी आप सब डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, बोलेगा जाओ भाई आप सब क्लियर हो। और हो सकता है कि पुलिस आपको पकड़े ही नहीं, आपने हेलमेट, आप देखो 100 लोगों ने हेलमेट पहना है, उसमें से या 1000 लोगों ने पहना है, एक हाथ को ही पुलिस पकड़ेगा। आज के तारीख में ट्रैफिक पुलिस जिसने हेलमेट पहना है उसको लगभग पकड़ता ही नहीं है। वो ट्रैफिक पुलिस को भी पता है हेलमेट पहना है तो उसके पास लाइसेंस भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। यदि आप कंप्लायंस बराबर कर रहे हो तो आपको कोई डर की जरूरत ही नहीं है, ना पेनल्टी का, ना ऑडिट में नेगेटिव। ऑडिट में नेगेटिव रिपोर्ट कुछ आ गया, उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट हुआ तो आपको पूछने वाले बहुत रहेंगे, गवर्नमेंट भी रहेंगे, आपको गवर्नमेंट से पहले तो शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कीमत भी चुकानी पड़ी है, नॉन कंप्लायंस का फाइन पेनल्टीज लगा है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट किस पे लागू होता है, सवाल यह है कि क्या हर कंपनी पे लागू होता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ऑडिट सस्ता नहीं है, इसका हजारों लाखों रुपए खर्चा है। एवरी लिस्टेड कंपनी वो है जो शेयर बाजार में जिसके शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी। दूसरा, जो भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है उसको सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। या पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, जिसका टर्नओवर, नॉट शेयर कैपिटल, टर्नओवर मतलब सेल्स 250 करोड़ से ज्यादा है। ये एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोजिटली HAL में, HAL एक पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग नहीं है। सपोजिटली HAL एक और कंपनी ओपन करता है हिंदुस्तान के बजाय, भारत नहीं है, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, BA भारत ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये प्राइवेट, सी पहले तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेक्टरल ऑडिट नहीं है, OPC 1% कंपनी को ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो भारत ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में 51% शेयर ओन करता है, तो इसको HAL को होल्डिंग बोलेंगे। मैं भारत एक रफ बनाया, ऐसा कोई नहीं है, ये होल्डिंग बोलेंगे, इसको सब्सिडरी बोलेंगे। अब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को सेक्टरल ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है किसी होल्डिंग के, और वो होल्डिंग पब्लिक लिमिटेड है, तो इसको भी सेक्टरल ऑडिट ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडरी है। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड पे सेक्टरल ऑडिट लागू नहीं होता। 1% कंपनी जिसको OPC बोलते हैं, उस पे सेक्रेटरी ऑडिट अंडर 204 लागू नहीं होता। अब सवाल यह है कि ये जो सेक्रेटरी ऑडिट जो है, सेक्रेटेरियल ऑडिट, एक करेगा कौन? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, क्या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, क्या कंपनी सेक्रेटरी कोई क्वालिफाइड करेगा? द आंसर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट को अधिकार नहीं दिया गया है, कॉस्ट अकाउंटेंट को अधिकार नहीं दिया गया है। सीधी बात है, सेक्रेटरी में ओनली मेंबर जो ICSI से पास है, कंपनी सेक्रेटरी, और प्रैक्टिसिंग, याद रखो, सपोजिटली रिलायंस का एक एम्प्लॉय है जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के यहाँ पे मिस्टर ए काम करता है, यहाँ पे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, तो ये मिस्टर ए नौकरी में है, एम्प्लॉयमेंट में है। सो कोई भी आदमी यदि एम्प्लॉयमेंट में है
तो वो किसी और कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑडिट करने के लिए अब प्रैक्टिसिंग चाहिए। जैसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं जिनका खुद का ऑफिस रहता है, जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रकार से जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, जो जॉब नहीं करता, जिसका खुद का ऑफिस है जहां पे वो प्रैक्टिस करता है, वही कर सकता है ये ऑडिट, ठीक है ना। और उसको एक सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा जो कि एनुअल रिपोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। एनुअल रिपोर्ट के साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और ये सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करना पड़ता है, जो शेयर होल्डर्स को जाता है। शेयर होल्डर्स कंपनी को पूछ सकते हैं कि भाई आपके सेक्रेटरी ऑडिट में क्यों ऐसे लिखा हुआ है कि कुछ रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं हुए। तो कंपनी बोलेगी कि हमसे इस बार डिले हुआ, कोविड था या जो भी रीजन है, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। और वापस अगली बार हुआ तो कंपनी पर इल्जाम लगेगा कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, और नाम मार्केट में खराब होता है, तो शेयर्स के दाम गिरते हैं, घाटा होता है, ठीक है। और पहली बात तो सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनीज के ऑडिटर, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो बोलते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं एज ऑडिटर। सेक्रेटरी ऑडिटर जो कि आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षाएं लिए गए सीएस, वो पास है, प्रैक्टिसिंग है, उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। लेकिन वो रैंडमली नहीं कर सकते, उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और किसी ने बोला कि आपका अपॉइंटमेंट सही नहीं है, तो वो मिनट में आ जाएगा, मिनट बुक में, कि देखो इस तारीख को बोर्ड मीटिंग हुआ था, ये फैसला लिया गया। तो प्रूफ रखना पड़ता है कंपनी को। और फिर बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्यों? क्योंकि अप्रैल में क्यों करना चाहिए? अप्रैल, मई, जून, हर महीने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया गया, बोर्ड मीटिंग बुलाया गया, कंप्लायंस तो हर महीने कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी रूप में रहेगा। तो बिगनिंग कर दिया तो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस वो हर महीने आकर मे भी 2 दिन 3 दिन कंपनी में रुक के कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, सब चेक करके बेस्ड ऑन मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट, सब बराबर कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं चेक करेगा। सो इसका मतलब एवरी मंथ ही कैन कम ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 दिन आएगा। ऐसे धीरे धीरे हर महीने कंपनी का कंप्लायंस मंथ टू मंथ हो रहा है कि नहीं। इससे फायदा ये होता है कि यदि कुछ गड़बड़ी हुए तुरंत ट्रैक होता है कि भाई मई या जून में आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जुलाई में कर दो, और फिर जो लेट पेमेंट फीस कर दो, फिर रिपोर्ट में बताएगा कि कंपनी से डिले हुआ, तो अगले साल ना हो। और वैसे भी यदि वो ऑडिटर है तो वो कंपनी को याद भी दिलाएगा कि भाई मई में तो सब कुछ बराबर है, बट जून में आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है, तो कंपनी अगेन उतना ख्याल रखेगी। और उसको सेटल ऑडिट रिपोर्ट, अभी क्या होता है, वो ऑडिट रिपोर्ट मन मर्जी से नहीं होता, उसको भी स्टैंडर्डाइज किया है। आजकल कैसे आपके मोबाइल स्टैंडर्डाइज हो गए, वैसे तो 64 GB का भी जमाना अभी चला जाएगा, 16 GB का जमाना चला गया। मेरा पहला सेलफोन 16 GB का था, फिर मुझे लगा कम है तो मैंने 128 GB। आजकल तो आप देखो नए मोबाइल 64 GB, तो बच्चे लोग का मुंह उतर जाता है, क्योंकि सबको एक 128, अभी 2-3 साल रहेगा 128। जैसे मेरे टाइम में 500 MB बहुत माना जाता था, अभी 1 TB भी बच्चों को कम लगता है लैपटॉप्स में। अभी तो 1 TB 2 TB 4 5 तक मैंने सुना आ गया। उसी प्रकार से 128 का भी जमाना है, 64 में भी कोई आसानी से मानता नहीं है। 128 256 512 1 TB जाने वाला है। आप देखो 2022 से 2025 तक स्टैंडर्ड 256 और 512 स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूसेज है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है बच्चों के, तो आराम से उतना लगेगा। तो एक स्टैंडर्ड हो गया है। अभी आईफोन का मुझे लगता है मिनिमम 64 या 128 GB है, ठीक है ना, कितना है मुझे पता नहीं, आपको पता है, कोई बोल पा रहा है? आवाज पहुंच रही है आपको? यस सर। नहीं, मतलब आपकी आवाज मुझे मेरे तक नहीं पहुंची, लेकिन मुझे लगता है स्टैंडर्ड 64 कर दिया उन्होंने मिनिमम। तो एक फॉर्मेट है MR3, ठीक है ना, उस फॉर्मेट में उनको जोड़ना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट। अब ये बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल रखना पड़ता है। एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, ठीक है, शेयर होल्डर को बुलाना पड़ता है कि कृपया आइए, नोटिस भेजा जाता है, उसके अंदर एजेंडा होता है। अब उसके साथ में एक एनुअल रिपोर्ट रहता है, जिसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट और कंपनी सेक्रेटरी का रिपोर्ट, ऐसे सब
जोड़ के ये अटैचमेंट के तौर पर ईमेल में आता है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है ना 11th स्टैंडर्ड या 12th जो भी है, जिसे बुक फॉर्म में वो इतना 100 150 200 पेज का वो उतना बड़ा रहता है। पहले तो मैगजीन टाइप आता था वो भेजते थे, अभी तो ईमेल में अटैचमेंट के साथ भेज देता है। तो इस प्रकार से ये सेक्रेटरी ऑडिट पर था। ये शॉर्ट नोट में आएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा कि कौन से कंपनी पे लागू होता है, कौन से कंपनी पे नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हमारे डे टू डे वीडियोस मिले, अपडेट आप रह सके। और भी दूसरे वीडियो देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।